चलिए, ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मिडावल इंडिया देख रहे हैं। मिडावल इंडिया में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट प्लस और भी चैप्टर से लिए हुए बहुत सारी सामग्री को होलिस्टिक रूप में देखा। देखा कि किस तरह से पहले अरबों ने मध्यकाल में मध्य एशिया पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाया इस्लाम के उदय के पश्चात। और उसके बाद फिर अरबों के बाद तुर्कों ने, फिर तुर्कों के बाद मंगोलों ने, मंगोलों के बाद फिर तुर्कों ने, बीच में अफगानी भी आते रहे। लेकिन अफगानी ऐसा नहीं था कि पूरे मध्य एशिया पर कभी छाए हों, ऐसा नहीं दिखा। लेकिन बाकी इन तीनों का संघर्ष रहा। चंगेज खान की कहानी देखी, किस तरह से उसने पूरे दुनिया में हत्याओं का बहुत बड़ा एक कारवां चलाया। और आज हम आ रहे हैं भारत पे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, पानी वानी पी लिए हैं ब्रेक में? हम तो पानी भी नहीं पी सके यार, नहाने चले गए थे। क्या अब ठीक लग रहा है मन? कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में देखो ना, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आता है। और एक बात जान लो, ये छोटी छोटी चीजों के लिए जो तुम संघर्षरत रहते हो ना, उसके लिए संघर्ष करना छोड़ दो। और जो तुम्हारा ध्येय है, गोल है, जो तुम करना चाहते हो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। समझ रहे हो? जैसे कि बात है कि तुम तैयारी करने के लिए आए, उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूं क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन किया है। तो अब तुम तैयारी करने आए। अब यहां पे तुम्हारा काम है प्रिपरेशन को अधिक से अधिक मजबूत करना। इस तरह से पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना। इसमें अपनी तैयारी में बहुत सारी चीजें आएगी। मकान मालिक, किराएदार, क्लास में बैठकर लड़के लड़की, हंसी मजाक, सब कुछ आएगा। उस सब पर संघर्षरत नहीं होना है। सबको बस हल्के में लेना है। मकान मालिक ने कह दिया जल्दी किराया दो नहीं तो रूम खाली कर देंगे। अब टेंशन में लड़का पड़ा हुआ है, 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही। किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने टीच कर दिया। ये सारी चीजें अभी स्थगित रखो। जिसकी भी गर्लफ्रेंड हो, वो अभी ब्रेकअप की कोशिश मत करो। किसी तरह से उसको निभा दो। निभाने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को उसी में झोंके रहो, नहीं। झोंके रहो इसमें। जिसकी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, भी ब्रेकअप मत करो। और अगर किसी का नहीं हो तो बनाने की कोशिश मत करो। एकदम मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। असफल होने का असली कारण यही होता है कि हम युद्ध को कई मोर्चे पर एक साथ खोल देते हैं और तभी हमें असफलता मिलती है। हम देखेंगे इतिहास में, और हम पहले भी देखे हैं, अरबों के सामने तुर्कों ने जीत कैसे हासिल की। मैंने आपको बताया तुर्क क्या कैसे लड़ते थे। हाँ, गुरिल्ला वार से लड़ते थे। तेजी से आगे बढ़ते थे और तेजी से वापस आते थे। यही उनका तरीका था लड़ने का। अब इस तरीके में उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि फोकस किया जाए एक किला पर। एक किला जीतते थे और अगर देखते थे कि हम हार रहे हैं तो वापस आ जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरे अरब साम्राज्य पर एक ही बार अटैक कर देते थे। और इस तरह से वो जीत गए। अरबों के साथ प्रॉब्लम यह था कि उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। वो स्पेन में भी लड़ रहे थे, वो अफ्रीका में भी लड़ रहे थे, वो भारत में सिंध में भी लड़ रहे थे, वो उधर भी लड़ रहे। इतनी लड़ाइयां एक साथ उठा लोगे तो किसी भी मोर्चे पर तो कमजोर पड़ोगे, या जिस मोर्चे पर कमजोर पड़ोगे भेद दिए जाओगे। और एक बार भेद दिया तब तो फिर तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है उसने। भारत में क्या हो रहा था? भारत उस समय केंद्रीय सत्ता की नाकामी थी। केंद्रीय सत्ता नहीं था भारत में। और आप जानते हैं हर्षवर्धन का काल समाप्त हो गया था। 650 ईस्वी के बाद भारत का क्या होता है, हमने देखा था। 650 ईस्वी के बाद भारत में शुरू होता है मध्यकाल। 650 वो समय था जब मध्यकाल का आरंभ था। ये हमने देखा था। 650 यानी 650 ईस्वी में
मध्यकाल हम शुरू मानते हैं। और कुछ लोग क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ, 710 12, 710 12 को कहते थे कि यहां से मध्यकाल शुरू होता है। अब मध्यकाल को हम भारत में दो भाग में विभाजित कर लेंगे, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। बस यही उनकी लड़ाई है। पूर्व मध्यकाल हम बोलेंगे, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं हम कहेंगे ठीक है आप सही है। तो पूर्व मध्यकाल बोलेंगे तब तक जब तक भारत में इस्लाम नहीं आया है, इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ है। और उत्तर मध्यकाल हम बोलेंगे जब भारत में इफेक्टिव इस्लाम का, छोटे छोटे आक्रमण की बात हम नहीं करेंगे, छोटी छोटी लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे, जब इफेक्टिव इस्लाम का आक्रमण हुआ, कासिम और गजनी। अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जहां से ये कहानी शुरू ही होती है, कासिम और गजनी से, और पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं जाता है, और इसलिए आप करते हैं कंफ्यूज, और आपके लिए हिस्ट्री बन जाती है रटने की सामग्री। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे इतिहास के, तो कहा करते थे कि इतिहास और ज्यामिति बड़ी बेवफा, रात को रटो और दिन में सफा। मतलब दो सब्जेक्ट ऐसा था, ज्योमेट्री एंड हिस्ट्री, बहुत बेवफा थी। हिस्ट्री एंड ज्योमेट्री बहुत बेवफा, रात को रटो दिन में सफा। क्यों दिन में सफा? क्योंकि आप रटते थे। पहला जो मेरा क्लास था, आप उसको अगर बढ़िया से समझ लें, अच्छे से देख लें, जाकर घर में एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर आपको कहीं कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज का जो क्लास है इसको एक बार समझ लीजिए, कारण क्या है। जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे, आपके लिए सिर्फ रटने की सामग्री रहेगी। आप, और रटने का प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी, आप भी फील करते होंगे, सबसे बड़ा रटने का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप वहां पे कंफ्यूज करते हैं, अरे ये तो याद किए थे, अरे दिमाग में आ रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, बाहर नहीं। वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ रहे हैं? अगर कॉन्सेप्ट होता तो बाहर आता, जरूर आता। और एग्जाम के समय ही क्यों भूलते हो तुम लोग? ऐसे तुमको सब याद है, एग्जाम से बाहर निकलोगे सब याद है, क्योंकि प्रेशर में ही रटने वाली चीजें भूली जाती है। हमेशा याद रखना, जब दबाव रहेगा तभी बारिश होगी, पसीने छूटेंगे, सब भूलोगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक अच्छी तरह से आपका बना हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब कोई दिक्कत नहीं। मकान वही गिरता है जिसकी नींव कमजोर होती है। जिस मकान की नींव मजबूत हो वो मकान नहीं गिरेगा, और अगर गलती से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया भी तो उसको रिपेयर करना आसान होगा। समझ रहे हैं? तो पहले नींव मजबूत कीजिए, बेसिक मजबूत कीजिए। अब हम आज देखेंगे कि भारत में हो क्या रहा था। ऑनलाइन वाले बहुत कम कमेंट कर रहे हो जी, देख रहे हैं क्या बात है? तुम लोग सत्यनारायण स्वामी की कथा तो नहीं सुन रहे हो कहीं? मेरी नजर रहेगी, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन वाले भी पूरी तरह से सहभागी होंगे। हमारा जो समय रहेगा वही पूर्व मध्यकाल का 700 से 800 ईस्वी के आसपास। और हम जैसा कि जानते हैं केंद्रीय सत्ता खत्म हो चुकी है भारत में, और जब केंद्रीय सत्ता का विघटन हो जाएगा तो तो मैंने कल भी बताया था कि सामंतवाद या छोटे रजवाड़ों का उदय होगा। वो मजबूत बनेंगे, और जब वो मजबूत बनेंगे तो झगड़ा बहुत विशाल हो जाएगा। मालिक गेला घर तो जने तने हर। मगही में कहावत है कि अगर मालिक घर चला जाए तो हल सही से चलाने वाला हल सही से चलेगा ही नहीं। तो मालिक को अपनी मेड़ पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है, केंद्रीय सत्ता का होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो देश कमजोर पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। उस समय 3 राजवंश बहुत प्रभावी हुए। इस तरफ पूर्व की तरफ
पाल थे जो बहुत ही मजबूत हुए उस समय। पश्चिम की तरफ गुर्जर प्रतिहार थे जो मजबूत हुए। और इधर दक्कन की तरफ हमारे ये थे राष्ट्रकूटास। ज्योग्राफी में आप सब कुछ पढ़े ही होंगे। फिर इधर तो पल्लव, गंग, चोल, ये सब पांड्या वगैरह सब थे ही। नीचे से शुरू करोगे सबसे साउथ में पांड्या मिलेंगे, फिर ऊपर से चेर मिलेंगे, ऊपर चोल मिलेंगे इस तरफ। फिर कुछ समय के लिए गंग्स भी आए, फिर पल्लवा आए, फिर चालुक्य आए। इस तरह से चीजें डेवलप हुई। लेकिन हम जहां देख रहे हैं, हम आज जिसकी कहानी पढ़ेंगे वो कहानी है एक शहर की, और वो शहर है कन्नौज। ये जगह देख लो। और ये पहले बड़ा सा रीजन था, लेकिन असली इस क्षेत्र को देख लो। अगर और स्पेसिफिक बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो ये देख लो। ये है कन्नौज। ये जो प्लेस है, इसके लिए 3 तरफ से युद्ध होगा। पाल के तरफ से, प्रतिहार के तरफ से, और राष्ट्रकूट के तरफ से, यहां कब्जा करने के लिए। पूछोगे सर यहां पे ऐसा क्या था कि ये तीनों आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे? ये वो जगह है जहां से आप भारत के सबसे रिसोर्सफुल एरिया को अपने दबदबे में रख सकते हो। गंगा की पूरी घाटी को आप यहां से दबदबे में रख सकते हो। समझ रहे हो? इधर से आने वाले जो बाहरी आक्रांता हैं उन पे आप नजर रख सकते हो। इधर से अगर कोई बाहरी अटैकर्स आते हैं तो उन पे आप नजर रख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि बाहरी अटैकर्स ज्यादातर कोशिश करते थे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि बाहरी अटैकर्स ज्यादातर कोशिश करते थे इधर से आने का। कारण क्या है? इधर है दर्रा, इधर है पहाड़ियां। अब पहाड़ियों से छुप कर आने में, गोरिल्ला वार करने में बड़ा आसान होता था। और तुर्कों की मैंने आपको खासियत बताई थी कि वो तेजी से जाते हैं और वापस लौटते हैं। तो इधर से आते थे, अटैक करते थे भारत पे। अगर वो मजबूत होते थे तो समय बिताते थे। अगर इधर के राजा मजबूत हो गए तो वो बहुत तेजी से इधर पहाड़ियों में छुप जाते थे, दर्रों में छुप जाते थे। समझ रहे हो? लेकिन ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में क्या है? दूर दूर तक रेगिस्तान है, वीरान है। अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी सेना दूर से ही दिखेगी, और जब दूर से दिखेगी तो इधर पे हो जाएगा हल्ला कि आ रहा है, सतर्क हो जाओ। और दूसरी बात, यहां पे हैं राजपूत। अब राजपूत का मतलब क्या? राजाओं का बेटा। 18 साल से तो ज्यादा जीने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पे। धिक्कार है उनको जो 18 साल पार कर गया। यहां पे युद्ध मतलब क्या? युद्ध का मतलब हो गया यहां पे क्रिकेट का मैच। जैसे आप लोग बचपन में याद कीजिए, बल्ला उठाए बॉल उठाए, जिस दिन भी छुट्टी रही बल्ला उठाए बॉल उठाए निकल गए। एनसीईआरटी कहती है कि दशहरा के बाद जो भी राजा युद्ध नहीं करता था उसको असली राजपूत माना ही नहीं जाता था। दशहरा के बाद की पूजा हुई नहीं कि युद्ध करने के लिए उतर जाएंगे वो लोग। आपस में युद्ध करेंगे, आपस में नहीं अगर हुआ तो बाहर से युद्ध करेंगे। और ऊपर से अगर तुम इधर से आने की कोशिश करोगे, जैसा कि एक बार भीम 2 के समय में कोशिश की गई थी अरबों के द्वारा। मैं एनसीईआरटी की सारी बातें बता रहा हूं आपको। तो भीम द्वितीय ने अरबों को बहुत बुरी तरह से पीटा, बहुत बुरी तरह से। दोबारा कोई भी इस्लामिक अटैकर इधर से आने का साहस नहीं किया। भीम द्वितीय ने एक एक को कुट्टी की तरह काटा, जैसे आप चारा काटते हैं ना, उस तरह से काटा। उनकी हालत पस्त हो गई। तो बाहरी अटैकर भी कोशिश करते थे इधर से आने की। इसलिए आप देखेंगे, एक क्षेत्र देखिए, इसलिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो भारत पे कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा बार जो लड़ाई लड़ी गई वो ये क्षेत्र है। इस पर ध्यान दीजिए। ये है पानीपत। यहीं पे हुआ पानीपत 1, 2 एंड 3।
आखिर आप सोचिए कि 3-3 लड़ाइयां इसी यहीं पे क्यों हुई? इसी, अगर इसको मैं स्पेसिफिक बताऊं, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से मैं अगर बताऊं, तो वो क्षेत्र है ये, एकदम प्रिसाइज देखिए आप, वो क्षेत्र है ये। अब आप देखिए कि अगर यहां पे कोई अटैकर आ रहा है तो निश्चित वो इधर से नहीं घुसा होगा, वो इधर से ही घुसा होगा। ये क्षेत्र जो है पंजाब का, यहां पाकिस्तान में भी पंजाब है, भारत में भी पंजाब है, आप जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र है पंजाब का, यहां पर तो वो, और इधर है सिंध, तो यहां पर तो अरबों ने, मैंने बताया कि 8वीं शताब्दी में अरबों ने यहां पे कब्जा कर लिया था। फिर यहां पे आती है बहुत सारी नदियां, समझ रहे हैं, बहुत सारी नदियां, जो कि आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, इंडस, और उसके बाद पंच नदी पंजाब की। तो ये सारी नदियों को पार करके ये यहां आते थे, और जब भी कोई अटैक होता था, मतलब इधर से कोई रिपल्सन ऐसा हुआ जिसको वो झेल नहीं पाए, वो इन नदियों को पार करके फिर भाग जाते थे। यही तरीका है, तब भी यही तरीका था लड़ने का उन लोगों का, आज भी यही तरीका उन लोगों का लड़ने का। पाकिस्तान को देखो कैसे लड़ता है। पाकिस्तान की लड़ाई जब भी हुई है भारत से, वो इसी तरह से लड़ा है, मार में तो मार में, नहीं तो भाग लिया। वो एक्सपेरिमेंटल लड़ाई होती है, आएगा पूरे एकदम लाओ लश्कर के साथ, इस बार तो जीत ही लेंगे, कारगिल में वो लोग आए, इस बार तो जीत ही लेंगे। जब वाजपेयी, और ऊपर से देखेंगे कि वाजपेयी, ओ ये तो अहिंसा का पुजारी है। और दूसरी बात है, ये लोग इतिहास से भी नहीं सीखते, इतिहास से सीखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है, क्या ही इतिहास से सीख लोगे। ये भी क्षेत्र जो है, और इधर भी, ये पूरा का पूरा है रेगिस्तान। इतिहास से सीख लोगे, नहीं नहीं आओगे अटैक करने के लिए, तो खाओगे क्या? उनके माइग्रेशन जैसे कि पक्षियों के जीन में होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि साइबेरिया के पक्षी उड़ते हुए आते हैं, और हमारे देश में भी और अन्य क्षेत्रों में आते हैं, और उनका एक फिक्स रूट होता है। जैसे कांवर झील है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ा है तो हमारा लेक्चर देख लीजिए। बिहार की ज्योग्राफी में कांवर झील जो है, वहां पे जो पक्षी आएंगे, जिस क्षेत्र से आते हैं, वो बार बार उसी क्षेत्र से आएंगे, समझ रहे हो। वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो पक्षी आ रहे हैं, वहां चले, वो यहां पे आए, जो रूट उनका फिक्स है उसी रूट से आएंगे, उनके जीन में है वो। उनके बच्चे भी आएंगे उसी रूट से, उसी जगह पे, फिर लौट जाएंगे उसी जगह पे। वैसे इधर के लोगों के जीन में है, ये इधर से आएंगे ही आएंगे, प्लान करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप पूछते हैं कि भाई आतंकवादी बहुत आते हैं उधर से, जीन में है। उनको जब भी भूख लगेगी, खाना घटेगा, वो इधर आएंगे। उनके पुरखन करते रहे बहुत पहले से, समझ रहे हो। तुर्क हो गए, अरब हो गए। अब तो अरबों की स्थिति अच्छी हो गई वहां तेल मिल जाने से, लेकिन तब तो तेल नहीं था ना, तब तो तेल नहीं था। एक तो अरब व्यापार पे डिपेंड करते थे, दोनों तरफ के व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और व्यापार कंट्रोल करने के लिए भी आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। उधर बेंजेंटाइन साम्राज्य है, उनसे युद्ध करना पड़ेगा। इधर भी आप जान ही रहे थे, कुषाण, शक, हून, ये सब थे। अब कुषाण, शक, हून भारत पर भी पहुंच जाते थे। सिल्क रूट के लिए इन लोगों की लड़ाई थी। सिल्क रूट जो कि मैंने मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया भी है, आप यूट्यूब पर फ्री लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो सिल्क रूट के लिए इन लोगों की लड़ाई थी। सिल्क रूट इससे ऊपर जाता था, ये तो भारत हो गया ना, इससे थोड़ा ऊपर से होकर जाता था, और यहां भारत से भी मिलता था। तो इसके लिए इसकी लड़ाई थी पूरी तरह से, व्यापार पे कब्जा करने के लिए। दूसरा, भूख लगी है, अफगानिस्तान में अकाल लगातार पड़ रहा है, भूख लगी है, आगे आएंगे, समझ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इस क्षेत्र की, यहां पानीपत पे बार बार लड़ाई हुई। फिर हमने बात की कहां, ये क्षेत्र कन्नौज पे बार बार लड़ाई हुई। कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई किसने लड़ी थी आगे चल के, ये लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं। शेर शाह सूरी और हुमायूं, उनकी भी लड़ाई कन्नौज में ही हुई थी।
समझ रहे हैं? बिहार की पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ाई है, आप जाकर देख सकते हैं। आप लोग तो पढ़े ही हैं, और जो भी इस क्लास में नहीं था उनके लिए भी हम कह रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। क्या जी? नारी शक्ति थे क्लास में? आप तो बहुत रेगुलर रहती हैं। चलिए, नहीं अच्छा है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, अब फिर बता रहा हूं कि मनुष्य का जो तीन मूलभूत पराक्रम है, तीन मूलभूत जरूरत है। अब मनुष्य क्या, पूरी प्रकृति की, एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरी प्रकृति की तीन मूलभूत जरूरतें हैं। क्या क्या? अगर आपको इस प्रकृति में सरवाइव करना है तो आपके पास तीन चीजें तो होनी ही चाहिए। एक, बल, शक्ति, या इसको बोलिए पावर। दूसरा, बुद्धि, यानी माइंड, इंटेलिजेंट। सर्वाइवल ऑफ फॉर फिटेस्ट पढ़े हो ना? फिटेस्ट कौन है? जिसके पास दो चीजें हैं, एक पावर भी, दूसरी बुद्धि भी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप सरवाइव कर पाएंगे। और तीसरा, संसाधन, यानी धन, यानी क्या? रिसोर्स। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तब आप इस प्रकृति में सरवाइव करेंगे, चाहे आप कोई भी जीव हो, शेर, बाघ, कुत्ता, हुरार, कोई भी हो। ये तीनों चीजें चाहिए, मनुष्य को तो चाहिए ही चाहिए। और कितनी मजे की बात है कि तीनों कई जो हेड है वो स्त्रियां हैं, नारी शक्ति, पावर की हमने कहा दुर्गा या पार्वती मां, बुद्धि की सरस्वती, धन की लक्ष्मी। स्त्रियों की पूजा के बिना तो आप इस पृथ्वी पे सरवाइव ही नहीं कर सकते। पूजा मतलब क्या? पूजा मतलब क्या? पूजा मतलब धन्यवाद प्रस्तुत करना। क्यों स्त्रियों के शरीर के थ्रू ही आपको प्रकृति ने भेजा है? कभी आपने सोचा है? कोई भी जीव हो, क्या यही कारण है? उसने दिखाया कि ये तीनों चीजें स्त्रियों की ही असली पहचान है। तो आप नारी शक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, वो सारी शक्तियां हैं, बौद्धिक, धन। अगर आप कोई भी स्त्री हो, कोई भी लड़की हो, एक बात एकदम याद रखना, अब वो समय नहीं रहा जब पति के पैसे पर ऐश किया जाता था, क्योंकि अब आत्मसम्मान हर किसी का बढ़ गया है। तो आप गुलामों की तरह, नौकर की तरह नहीं रह सकती। आप किसी के सामने हाथ फैलाकर घिघिया नहीं सकती। तो आपको तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। आर्थिक स्वतंत्रता तो बहुत जरूरी है, इसलिए तो आप यहां पे हैं। समझ रही हैं आप लोग? आपके यहां पे होने का कारण क्या है? आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं। ठीक है, हस्बैंड भी कमाए, ठीक है, हम जब हमको उनकी मदद करनी है तो हम मदद करेंगे, जब उनको हमारी मदद करनी है तो हम उनसे मदद लेंगे। ये कोई, क्योंकि शादी का मतलब क्या है? सामंजस्य ही तो है। शादी सिर्फ 7 फेरों का और कस्मों की बात थोड़ी रह गई। अब शादी का मतलब सामंजस्य, अच्छे से सामंजस्य बनाकर ही चलना शादी है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और आत्मसम्मान ऐसे नहीं बढ़ेगा झगड़ा करने से, दबाव डालने से, ये सब से नहीं। आत्मसम्मान बढ़ेगा बराबरी के हक से। पॉलिटी में हमने आपको पढ़ाया, जाकर फिर से देख लीजिएगा। और बराबरी का हक आपको तभी मिलेगा जब आप आर्थिक रूप से क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी। ठीक, चलिए, तो आज हम देख रहे हैं ट्रिपाइट युद्ध, यानी त्रिपक्षीय क्या युद्ध। जब सातवाहन खत्म हुए
तो उनके रिंस पे यानी उनके ध्वंसावशेष पे एक बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उभर के सामने आए, जिसमें पूरब में यानी बिहार, बंगाल, इन सब के क्षेत्रों में पाला हुए, और ये आप देख सकते हैं पश्चिम में गुर्जर, प्रतिहार, इस एरिया में पूरा इन्होंने अधिकार किया, राजस्थान वगैरह के सारे क्षेत्रों में। और इधर दक्कन में महाराष्ट्र से लेके इस क्षेत्र तक आप देख लीजिए, पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पे कौन आए, इस पे कौन आए, राष्ट्रकूटाज आए। और समय के साथ, ये कोई फिक्स नहीं है, समय के साथ इनका जो क्षेत्र है वो बढ़ता गया और घटता गया। कन्नौज पे तीनों ने शासन किया, समझ रहे हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तो ऑब्वियस सी बात है गुर्जर प्रतिहारों ने किया। ये ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि कभी ये आ गए, कभी ये आ गए, कभी ये आ गए, लेकिन इनका क्षेत्र बढ़ता रहा, घटता रहा, कभी ये हावी हो गए, कभी वो हावी हो गए। इसी की आज कहानी है, और इसी को हम कहेंगे पूर्व मध्यकाल। और इसी युद्ध के का फायदा उठाकर तुर्कों ने, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुर्कों ने बार बार भारत पे अटैक किया। हालांकि एक बात याद रखना, जब तक गुर्जर प्रतिहार थे तब तक भारत पे किसी को बुरी नजर डालने की का साहस नहीं हुआ। गुर्जर प्रतिहारों के बाद ही तुर्क हावी हुए, जब गुर्जर प्रतिहार उलझ के खत्म हुए। वही कहानी आज हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पालों को, पाल वंश। पहले हम देखेंगे क्या, पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, समझ रहे हैं, नाम से ही लग रहा है कि ये पाल यानी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कुछ पालते वालते हैं, गाय पालना, ये पालना, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि ये किसी के अंदर में छत्रप रहे हों, इसलिए पाल नाम पड़ा है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, एनसीईआरटी कुछ ऐसा क्लियर किया नहीं है, तो हम इस पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन याद रखने के लिए समझ लीजिए कि गोपाल, गाय पालक जो थे, वो इसके संस्थापक थे। और इनके बाद आए धर्मपाल, जो बहुत ही मशहूर हुए, समझ रहे हो, धर्मपाल। धर्मपाल का नाम बिहार के इतिहास में बहुत ज्यादा लिया जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनवाया था। बताइए, अरे नहीं, नालंदा को तो कुमार गुप्त ने बनवाया था, गुप्त शासन, बहुत पहले चले गए तुम। ये बनवाए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला, जो अभी कहाँ है, अभी नहीं, मतलब अभी इसको क्या बोलते हैं, भागलपुर, भागलपुर, बिहार झारखंड के पास वाले बॉर्डर पे जाके आप देखिएगा तो ये जगह आपको मिल जाएगा। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार इन्होंने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका जीर्णोद्धार किया था, मतलब टूट फूट गया होगा, मरम्मत उरम्मत वाला काम करवाया था, ठेका दिलवाया था कि भैया थोड़ा हमको ठेका दे दीजिए। आज का सिस्टम आप जान ही रहे हैं, उस समय भी रहा होगा, लोग ठेका लेते होंगे। ठीक, और धर्मपाल के विषय में एक और एनसीईआरटी बोलती है कि इन्होंने कन्नौज को पहले जीता और उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा दरबार लगवाया, बहुत बड़ा। तो हो सकता है आपको एक आध लाइन में पूछ दे कोई एग्जाम कि किसने कन्नौज को जीत लिया था और उसके बाद वहां पे बहुत बड़ा दरबार लगवाया, तो वो धर्मपाल थे। और इन्हीं के शासनकाल में एक आया था यात्री जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान नाम का यात्री जो है वो इनके शासनकाल में आया था। ठीक, धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल। हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना एनसीईआरटी ने आपको बताया है। ये सब आपने लिख लिया, लिख लिया आपने, अपनी भाषा में लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं देवपाल, इन पे भी प्रश्न बन जाता है, तो हम इनको भी देख लेते हैं। क्या सही है? देवपाल लगभग 810 ईस्वी में राजा बनता है।
और असम और उड़ीसा को और नेपाल तक को भी मतलब अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक ठाक अटैकर था ये। और ये सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है देवपाल पे, वो सब ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कि एक शैलेंद्र राजवंश था, कल ही बताया हूं, कल नहीं मतलब आज ब्रेक से पहले। शैलेंद्र साम्राज्य जो था उसके बारे में कुछ बताइए। शैलेंद्र साम्राज्य जो था वो दक्षिण पूर्व का साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया का साम्राज्य था, मलाया वगैरह का, सुमात्रा, मलाया, सुमात्रा, मलाया, इन सब क्षेत्रों का। इसको हम आगे तक पढ़ते रहेंगे, इस पे चोला ने बहुत खतरनाक अटैक किया था। ठीक, तो ये लोग जो थे, इन्होंने क्या किया कि देवपाल से एक आग्रह किया कि वो थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय का ध्यान रखें, नालंदा महाविहार का, नालंदा विश्वविद्यालय का। तो देवपाल ने कहा कि वो बाबूजी तो ठेका निकालवे किए थे, तो वो खाली मरम्मत वाला काम था, वो तो हरदम टूटिए फूट जाता है, ठेकेदार वो ऐसा था, मटेरियल सही नहीं लगा रहा था, तो क्या किया जाए। तो ऐसा कीजिए ना प्लीज कि उसको टैक्स लेने का अनुमति दे दीजिए, मतलब विश्वविद्यालय खुद ही कर जमा करे और विश्वविद्यालय खुद ही उसको अपना जो भी जरूरत है पूरा करे। तो कहा कि ठीक है, आप अनुरोध करते हैं तो हम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। तो हम 5 गांव दे देते हैं, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को। और उस 5 गांव से जो आमदनी होगी उससे विश्वविद्यालय चलेगा। अब कहेगा सर 5 गांव तो बड़े नहीं, बिहार में उस क्षेत्र में, नालंदा के क्षेत्र में 5 गांव मतलब बहुत बड़ा बड़ा उस समय, और उससे अच्छा खासा टैक्स आ जाता था, क्योंकि उपजाऊ जमीन है कि नहीं? गंगा में, गंगा के क्षेत्र में है, उपजाऊ तो जमीन तो है ही। उपजाऊ जमीन होने के साथ साथ और क्या क्या खासियत है कि वहां के लोग जो हैं, अभी भी आप जाइए तो वहां के लोग जो हैं व्यापार में बड़े कुशल होते हैं। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी वहीं के हैं। तो व्यापार, राजनीति, हर क्षेत्र में वहां के लोग कुशल होते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी। तो कहा कि 5 गांव बहुत काफी है। तो देवपाल ने शैलेंद्र राजवंश के राजाओं के अनुरोध पर 5 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दिए थे। ये बार बार